हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्लास नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 जीएसटी। सर सप्लाई पढ़ रहे थे और अच्छे से पढ़ा था। सप्लाई के लिए तीन कंडीशन सर, गुड्स एंड सर्विस की होनी चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। सर फॉर कंसिडरेशन का कुछ एक्सेप्शन आपने बताया था, शेड्यूल नंबर 1। एंड सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी आपने बताया था इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सेप्शंस याद होनी चाहिए सर। लेकिन एक शेड्यूल 1 पढ़ाया, शेड्यूल 2 पढ़ाया, क्या चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब आज आप पढ़ोगे क्या चीज सप्लाई में नहीं आती है। देखो यहां तक आपने पढ़ा था। अब आप आज से पढ़ोगे सर निगेटिव लिस्ट। निगेटिव लिस्ट के बारे में आप पढ़ोगे कि सर कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसको नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी माना जाता है। शेड्यूल 3 जो निगेटिव लिस्ट में है, जिस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं बताया जाता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसको सप्लाई नहीं बोला जाता है, अब आप उसको देखेंगे। बहुत ज्यादा इजी है सर, वेरी 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 इजी टॉपिक। शेड्यूल नंबर 2 जितना इजी था कि क्या गुड्स होता है, क्या सर्विस होता है, जनरली कॉमन सेंस पे था। कुछ कुछ हल्का फुल्का एक बार अगर सुन भी लोगे ना तो हो जाएगा। वैसा ही कुछ ये भी है कि क्या चीज सप्लाई, कि क्या चीज सप्लाई ही नहीं है। सप्लाई देखो, सप्लाई नहीं है सर। कंसेंट्रेशन आ गया तो भी नहीं, अरे इसको सप्लाई माना ही नहीं गया है। अगर किसी चीज को सप्लाई घोषित करना हो, साबित करना हो, तब हम देखते हैं गुड्स या सर्विस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। हमने तो सीधे कह दिया ये सप्लाई है ही नहीं, तो बाकी तीन चीजों को चेक ही क्यों करना। बाकी तीन चीजों को कोई चेक नहीं करेंगे। तो सर ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो सप्लाई नहीं होती हैं, कितनी ही एक्टिविटीज हैं। बहुत बेसिक सी चीज आपको पढ़नी है सर। 6 टॉपिक, 2 टॉपिक, 2 टॉपिक, टोटल 10 टॉपिक्स को याद रखना है। टॉपिक भी नहीं, बातें, केवल 10 छोटी छोटी बातें याद रखना है जिसको सप्लाई नहीं माना जाता है। अब इसको बताया कैसे गया, तो इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले, मतलब जीएसटी ने सबसे पहले आपको बताया नॉन सप्लाई लिस्टेड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर 6 बातें लिख दी गई हैं। शेड्यूल 3 के अंदर 6 बातें लिख दी गई हैं कि ये सप्लाई नहीं है। उसके बाद नॉन सप्लाई नोटिफाइड बाय द नोटिफिकेशन। कुछ सीबीडीटी ने नोटिफिकेशंस निकाली कि भैया ये चीज सप्लाई नहीं होती है, तो उसमें से 2 बातें आपको पढ़नी है। बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन दी, भैया इस चीज को जो मैंने लिखा था ये क्लैरिफाई करते हैं कि इस चीज को भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो कुछ क्लैरिफिकेशन आई। 2 नोटिफिकेशन, 2 क्लैरिफिकेशन, शेड्यूल 3 की 6 बातें, सिर्फ 10 बातें जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल बात है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो याद रखना है। वो 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल बातें ही आपको याद रखनी है और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। चलो आगे आओ सर, पढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है सर। देखो सबसे पहली बात, शेड्यूल 3 की पहली बात आई, टॉपिक नंबर 1, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट के अंदर सर्विस के बारे में बात करते हैं। मतलब क्या था, आपने ना देखो कहीं ना कहीं रिलेटिव की डिटेल, रिलेटिव के बारे में आपने पढ़ा था। रिलेटिव या रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन में इंक्लूड था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो सर वहां पे हमने क्या पढ़ा, देखो हम बुक में ही दिखा देते हैं आपको। शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन, आपको देखो रिलेटेड पर्सन के बीच में हमने देखो यहाँ पे था ना कि अगर ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन होता है और रिलेटेड विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। अब सर यहाँ वहां पे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन के अंदर बोल दिया गया था एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को भी रिलेटेड पर्सन बोला गया था। ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू ईच अदर। अब सर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो भी हम बोलते हैं कि वो रिलेटेड है। बट बड़ी दिक्कत आ गई थी कि सर पैसा भी तो आ रहा है, सर्विस भी तो दे रहा है, तो हम जीएसटी क्या उसके सैलरी अमाउंट को जीएसटी भी माने, क्या माने क्या नहीं माने, बड़ी उलझन हो गई थी। कि आपने किसी को अपना एम्प्लॉय रख दिया, ठीक है, आप उसको 5000 रुपीज मान लो दे रहे हैं। आपने किसी को अपना एम्प्लॉय रखा, आप उसको 5000 रुपीज दे रहे हैं। तो पहली बात मनी दे रहे हैं, तो मनी तो गुड्स और सर्विस, गुड्स और गुड्स में आती नहीं है, लेकिन सर्विस, ये आदमी, रुक जाओ, ये आप एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, दोनों को रखो। ये आपको सर्विस तो दे रहा है, फर्स्ट डेफिनेशन सर्विस। सेकंड, इसको कंसिडरेशन मिल रहा है एज अ सैलरी,
थर्ड आपके बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। तो सर फिर ये बंदा जो एम्प्लॉय था, देखिए तीनों कंडीशन मीट आउट कर देता है, सर्विस टैक्स आता है, सॉरी जीएसटी आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि भैया ये जो सैलरी दे रहे हो ना एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट में आ गया तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, इसी बात को यहाँ पे समझाया गया है। सर बात नहीं समझ में आई, सर फिर से समझा दो ना प्लीज। सर ठीक है मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए ये हैं आप, कौन है? रतन जी, ठीक है मिस्टर रतन। मिस्टर रतन कौन है? मिस्टर रतन टाटा, चलो ठीक। और ये है मिस्टर कोई, मिस्टर जे। मिस्टर जे टीसीएस में वर्क कर रहे हैं, टीसीएस में काम करते हैं, ठीक है। तो मिस्टर जे टीसीएस को क्या दे रहे हैं? अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, समझो बात को। हाँ सर, मिस्टर जे को टीसीएस क्या पे करता है? सैलरी। सर टीसीएस सैलरी भी पे कर रहा है मिस्टर जे को, ओके, कंसेंट्रेशन भी इंक्लूड है। और थर्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के लिए ही तो सप्लाई की जा रही है। सर बिजनेस भी फॉल कर गया, तो आप देखोगे सर तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, तो क्या यहाँ जीएसटी लग जाएगा? इसी चीज को जीएसटी से बाहर रखा गया और कहा गया कि चूंकि ये एज पर इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता है और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा मिल रहा है, इसलिए जीएसटी के दायरे के बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया? सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन द रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी बात लिखी होती है तो सर उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। ये हमने आपको इसके पहले की क्लैरिफिकेशन में भी पढ़ाया है, दोबारा नहीं बताएंगे। इतना डिटेल आपको देते हैं हम कि लॉ बना तो क्यों बना। सोचो यार, ये चीज हम सिर्फ ऐसे पढ़ा सकते थे कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज आती है तो उसको सप्लाई नहीं कहते हैं, बट ये सप्लाई में फॉल कर रहा था, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, और वो भी यूट्यूब वाली इस क्लास के अंदर। तो मेरे लिए ये प्रैक्टिकली अब पॉसिबल नहीं है कि बैक जा जाके मैं चीजों को फिर से आपको दिखा पाऊं, बट लास्ट टाइम दिखा देते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप्स में जहां पे परक्यूजिट वगैरह भी दे रहा था ना कि एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ भी मिल रहा है तो आपको उसके ऊपर जीएसटी फॉल नहीं होती है। तो सर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आती है। ठीक ठीक है, चलो सर दूसरी बात। सर एक बात बताइए, बात तो आप क्या ही बताओगे, चलो सर बात तो आप क्या ही बताओगे, मैं आपको कुछ बताता हूँ। पता है जिंदगी में क्या होता है? नहीं सर नहीं पता जिंदगी में क्या होता है। देखो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट कहीं पे भी आप जाओ, किसी भी कोर्ट वगैरह में, आपको पता है कोर्ट फीस होती है। एक लीगल वकील की कॉस्ट नहीं बोल रहे हम, लीगल कॉस्ट नहीं बोल रहे हैं। बहुत सी जगह में ना कोर्ट पे फीस लगती है, क्योंकि जज साहब भी तो आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं, जज साहब आपको फैसला दे रहे हैं, जज साहब आपके लिए फैसला दे रहे हैं, एक न्यायालय आपके लिए लग रही है, न्यायालय में आप जा रहे हैं, न्यायालय आपको न्याय दिलाने का काम कर रही है। वकील तो सिर्फ आपकी तरफ से बातें कर रहा है ना वहां पे, तो आप वकील को, लॉयर को तो फी दे देते हैं। अब क्या आप उस पूरे न्यायपालिका सिस्टम को, पूरे पूरे कोर्ट को कोई पैसे देते हैं? या कोई कोर्ट फीस आप देते हैं? कोर्ट फीस कुछ केसेस में लगती है, जहां पे रेवेन्यू का मामला आता है कि 10 लाख रुपीस की रिकवरी करनी है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कोर्ट फीस लग जाती है, वो एक अलग चीज है, उस पर भी जीएसटी नहीं आता। लेकिन क्या क्या जज साहब को आप कभी बोलते हैं कि हाँ जज साहब आपने मेरे लिए फैसला दिया, तो जज साहब आप तो मेरे लिए बोले हो कि मुझे बाइज्जत बरी किया जाता है, तो आपने मुझे सर्विस दी है, आप जीएसटी ले लो। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं ने कभी देखा। तो न्यायालय की सर्विसेज को हटाया गया, बाहर किया गया, ये सर्विस में नहीं है, क्योंकि न्यायालय की सर्विस भी आप देखिए तो कहीं ना कहीं जीएसटी के अंदर आ जाती, कहीं ना कहीं जीएसटी के अंदर। कोई आदमी जाता अपने बिजनेस का कोर्ट सूट लेके कुछ भी, तो न्यायालय की सर्विसेज को बाहर रखा गया, कोर्ट ट्रिब्यूनल इन सब को हटा गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद रखने वाली बात है, देखो और इधर आओ, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ और टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी भी कोर्ट वगैरह को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी को बाहर रखा गया। लेकिन अब तुम्हारा एपेलेट ट्रिब्यूनल वगैरह को बाहर रखा गया, एनसीएलटी को बाहर रखा गया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, बट एक ट्रिब्यूनल को इंक्लूड किया गया, डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या होती है? एज लाइक अ प्राइवेट कोर्ट हो गई, जहां पे दो लोग आर्बिट्रेशन का काम करते हैं, मतलब खुद चूज करेंगे किसी पर्सन को कि भैया ठीक है हम दोनों में झगड़ा हो गया, आप बैठ के सुलझा दो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी एक तरीके से आप इसको कह सकते हो। तो अगर अगर आपके बुक में लिख के आता है ना, आपके क्वेश्चन पेपर में लिख के आता है कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, तो सर इसकी सर्विस पे जीएसटी है, इसकी सर्विस पे जीएसटी है, इसको सप्लाई से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन अदर किसी भी कोर्ट को सप्लाई से बाहर कर गया है। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ,
आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन है, कोई ट्रेड एसोसिएशन है क्लोथ्स के बारे में, ठीक है। अब क्लोथ्स के मिस्टर ए एक ट्रेडर बिजनेस थे और यहाँ पे मिस्टर आर एक ट्रेडर बिजनेस है। इन दोनों लोगों में कुछ पेमेंट्स को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो क्लोथ एसोसिएशन एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के इन दोनों के बीच में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराने का समझौते का काम करती है। और मान लीजिए दोनों की सहमति से किसी एक पर्सन को नियुक्त किया जाता है कि भैया आप आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में बता दो क्या होना है क्या नहीं करना है। तो भाई साहब ये आदमी जो है ना कुछ फीस ले रहा है, मान लीजिए 50,000 रुपीज फीस ले रहा है, तो ये जो आदमी फीस ले रहा है इसको सप्लाई में लिया गया है, इस चीज को सप्लाई में लिया गया है। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का यही मतलब होता है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब आइए थर्ड का ए पॉइंट पढ़ते हैं। सर यहाँ पे एक बात बताओ। हाँ सर बोलिए। सर आपके यहाँ गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, बात सुनी है सर कभी? गाना बहुत चलता होगा ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आप डस्टबिन निकाल के दे देते हो। हाँ सर देते हैं। सर तो अगर आपके घर के आसपास कभी वो कचरे वाली गाड़ी नहीं आए तो आप नगर निगम में जाने की जगह अपने एरिया के सभासद को पकड़ते हो कि सभासद आके आपके यहाँ देखो देखता होगा ना कि चीजें सब कुछ सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। एकदम प्रैक्टिकल हो गए सोचो। हाँ सर सभासद तो कभी कभी आता है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर सोचो तो सर विधायक जो होते हैं, विधायक भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं सर। एमएलए भी अपने एरिया के कामकाज को ध्यान से देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। सर इवन चीफ मिनिस्टर भी तो एक राज्य के सभी काम को देख रहा होता है सर। तो वो पूरे राज्य को अपनी सर्विस तो दे रहा है ना सर। हाँ तो सर कहीं ना कहीं जीएसटी की बात आ सकती है ना। बट अब यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट में उन लोगों को डाल दिया गया कि भाई सभासद पूरे एरिया में घूम घूम के सब चीजें सही देख रहा है, हम सर्विस टैक्स थोड़ी लगाने जाएंगे अब उसके ऊपर, सॉरी जीएसटी थोड़ी लगाने जाएंगे उसको। इसलिए कहा गया फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी एमएलए या फिर मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। ये सब जो लोग होते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, सर ये सांसद हुए और ये विधायक वगैरह हुए, इन लोगों की सर्विस को कभी भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई नहीं माने तो जीएसटी से बात की बात ही खत्म। तो इन लोगों की सर्विस को सप्लाई नहीं माना जाएगा, इस चीज को यहाँ लिखा गया। देखो कितनी छोटी छोटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोर्ट और सर्व ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, ठीक है। दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी होती है। इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है भाई, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बहुत बड़ी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को या उस ऑफिस को भी अगर कोई होल्ड करता है ना तो उसकी भी सर्विस को सप्लाई नहीं माना जाता है। देखिए ड्यूटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कैपेसिटी। अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड की है और आप कोई सर्विस दे रहे हो तो सर उसको भी कभी भी सप्लाई नहीं बोला जाता है, ठीक है। ठीक है सर जी। अभी आगे यहाँ पे देखो एग्जांपल्स आएंगे ना, यहाँ से चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। अभी आप रॉ बातें समझो, इतना पढ़ लिए ना आपको पूरा शेड्यूल नंबर 3 क्लियर हो जाएगा। चलिए सर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी हो गई, एमपी एमएलए वगैरह भी हो गए, और भी कोई है क्या? हाँ देखिए लिखा है ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन as a chairperson or a member or a director in a body established by the central government, state government, or local authority and who is not deemed as employee before the commencement of this clause। मतलब अगर कोई आदमी है जो एज अ चेयरपर्सन या तो एज अ डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, एडिशनल डायरेक्टर का कोई काम कर रहा है, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सर्विस दे रहा है किसी ऐसी बॉडी के अंदर, कॉर्पोरेट बॉडी नहीं बोलना है, बॉडी बोलना है जो कि स्टैब्लिश्ड, कहां गया, बॉडी स्टैब्लिश्ड जो है, ठीक है, उसके अंदर अगर सर्विसेज दे रहा है तो सर उसकी सर्विस को वहां पे सप्लाई नहीं माना जाता है। इस चीज को भी आप देख लीजिए। ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा था, ये एमपी एमएलए वाली बात थी, और यहाँ पे अगर किसी बॉडी, किसी ऐसी बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने बनाई है, उस बॉडी के अंदर अगर कोई सर्विस जाके दे रहा है अपनी किसी पोस्ट को होल्ड करके, तो वहां पे उसके सर्विस को भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लो कि आपके एरिया के म्युनिसिपैलिटी ने कोई बॉडी बनाई, कुछ टाइम के लिए बनाई कि चलो इस साल में अच्छे से हम रिव्यू करवाएंगे कि हमारे यहाँ कचरा मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रिव्यू करवाएंगे या प्लान करवाएंगे। तो कचरा मैनेजमेंट की एक बॉडी बनवाई, ठीक है, और उस बॉडी में हर जगह के अच्छे अच्छे मतलब कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, वेलफेयर वाले अच्छे अच्छे 4-5 लोगों को पोस्ट दी कि आप आके अपने थॉट शेयर करिए। तो वो लोग जब आके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ना, हो सकता है बहुत से लोग रेम्युनरेशन भी ना लें, ठीक है, कुछ नहीं लेते हैं, तो उनकी सर्विसेज को भी सप्लाई नहीं कहा जाएगा। इस बात को यहाँ मेंशन किया गया है। तो ये 3 बातें हुई। चौथी बात देखो, दुनिया में आना है फ्री, दुनिया से जाना है फ्री, ये गाना बेकार है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया से जाना फ्री उन्होंने किया है, वो भी जीएसटी से फ्री किया है।
सप्लाई नहीं मानी जाएगी क्रीमेटोरियम फ्यूनरल ब्यूरल वगैरह सर्विस को। जैसे सर्विस ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल क्रीमेटोरियम मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। मतलब जो शमशान घाट पे लोगों को सेवाएं मिलती हैं, शमशान घाट में जो काम होता है, क्रीमेटोरियम होता है, पैसे तो लगते ही हैं शमशान घाट में, उन सब पे भी जीएसटी नहीं आएगा। तो इस चीज को इन्होंने बोला फ्यूनरल ब्यूरल क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी की फैसिलिटी जो कि शमशान घाट में मिलती है और कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। साथ ही साथ डेड बॉडी को इन प्लेसेस पे शमशान घाट तक या कब्रिस्तान तक पहुंचाने की अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ले रहे हो, कई बार एम्बुलेंस पहुंचाती है या फिर कोई अदर गाड़ी पहुंचाती है, तो उस अदर गाड़ी का जो हायर चार्जेस होगा ना, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड की जो सर्विस होती है उसको भी सप्लाई नहीं माना जाता। इस चीज को हमेशा याद रखना, उसको सप्लाई ही नहीं माना जाता है, तो जीएसटी कहां से आएगा? सप्लाई नहीं माना जाएगा। आप क्या पढ़ रहे हो? किन चीजों को सप्लाई नहीं माना जाता है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ यार, आप लोग कमेंट कम करते हो, पता नहीं क्यों। चलो नेक्स्ट बात पढ़ते हैं सर, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग। मतलब सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, इनको सर, क्योंकि देखो मनी में भी नहीं आता है, गुड्स, देखो गुड्स और सर्विसेज दोनों के अंदर बिल्डिंग नहीं आ रही है। गुड्स नोबल काइंड, सर्विस एनीथिंग अदर देन गुड्स इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। तो सर्विस में ना बिल्डिंग आ रहा है ना लैंड आ रहा है, तो लैंड और बिल्डिंग के ट्रांसफर को इन्होंने क्या बोला कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखो, इसको सप्लाई ही नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो अदर देन पैराग्राफ शेड्यूल 2 बोला है ना, 5B ऑफ शेड्यूल 2, वो याद आ रहा है आपको? मैंने पढ़ाया था बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच इवेंट्स अर्लियर के पहले अगर 1 रुपया भी आपने ले लिया तो माना जाएगा कि बिल्डर आपके लिए उस फ्लैट को बना रहा है, मतलब आपके लिए वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहा है, वहां जीएसटी आता है। सर बुक में कहां से याद दिलाओगे आप? सर बुक में ये वाला चीज याद दिखाओ, 1.2 करोड़ और 90 लाख, ये सब मैंने एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए होंगे आपको। इस चीज को दोबारा पढ़ के अगर याद आ रहा है तो वेल एंड गुड है, वरना अर्लियर लेक्चर देख लो। तो इस कंडीशन को छोड़ के जहां पे जीएसटी आ जा रहा था, और उसका भी मैंने बहुत अच्छा रीजनिंग दिया था कि माना जाएगा कि आप कंस्ट्रक्शन की सर्विस ले रहे हो उससे। बाकी अगर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर आप पैसे देके उसको खरीद लेते हो फ्लैट को, तो आपने सीधे सीधे फ्लैट खरीदा है भैया, आपने कंस्ट्रक्शन सर्विस नहीं ली। लैंड बिल्डिंग की सेल परचेज को सप्लाई नहीं कहा गया है, इस बात पे यहाँ पे 5th पॉइंट में लिख दिया गया है। सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 और सेल ऑफ बिल्डिंग, इसको सप्लाई नहीं कहा गया है। और पॉइंट नंबर 6 आपने पढ़ा था, मनी इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, हमें अच्छे से याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, देख लो। फ्लो में पढ़ोगे सप्लाई तो बड़ा मजा आएगा, सप्लाई फ्लो में ही पढ़ने वाला चैप्टर है, 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। यार मैंने उस पे इंक्लूड एक्शनेबल, देखो गुड्स इंक्लूड, सॉरी मनी नहीं, सॉरी गलती, गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम मैंने लिखवाया था। अब एक्शनेबल क्लेम कौन कौन से वाले, ये भी मैंने आपको उसी समय बताया था। केवल 3 एक्शनेबल क्लेम को बोलेगा, मनी, बेटिंग और लॉटरी, केवल इन्हीं 3 को बोलता है। बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम्स को बोलता है कि भैया वो सप्लाई में नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ के जितने भी अदर एक्शनेबल क्लेम्स हैं भैया, आपकी डीड हो सकती है, डेटर हो सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, बहुत से तरीके के आएंगे, आगे एग्जांपल में आपको बताते हैं। लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ के जितने भी एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम्स आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 252 सेक्शन 2 सबसेक्शन 52। मतलब 252 के अंदर जितने भी एक्शनेबल क्लेम है उसमें से 3 एक्शनेबल क्लेम जो कि आपके लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, इन तीनों को छोड़ के बाकी किसी भी एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई में नहीं लाया जाता है। ठीक, देखो यहाँ पे इसका, यहाँ पे देखो मैंने लिखा ओनली लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग आर ट्रीटेड एज सप्लाई, ऑल अदर एक्शनेबल क्लेम्स आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। केवल और केवल लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को ही सप्लाई कहते हैं, बाकी किसी भी एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई की मीनिंग से बाहर किया जाएगा। इस 6 पॉइंट को अगर तुरंत आपको रिवाइज करना है, हम पॉज भी नहीं करेंगे, जाओ आप रिवाइज करो, तुरंत रिवाइज करो, करो रिवाइज करो, सब लोग करो रिवाइज। हाँ सर कर रहे हैं रिवाइज, करो है यहीं पे हम हैं, रिवाइज करो आप, देखते हैं कितने लोग रिवाइज करते हो। हाँ करो रिवाइज करो, कमेंट वमेंट लिख दो सर, रिवाइज हो गया। चलो एग्जांपल्स पे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हम आपको यार लॉ और लॉ के ये बनने के पीछे रीजन क्या होगा वो सब समझा रहे हैं,
यू टू पे, बताओ एग्जांपल्स के। अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन premature termination of contract of employment are treated as amount paid in relation to the service provided by the employee to the employer in the course of employment. अगर आपको प्रीमेच्योर करके मतलब कंपनी आपको फायर करती है और 2 लाख रुपए कंपनसेशन दे रही है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, आप जाओ 2 साल 6 महीने हुए, आप कोई काम आप तो कर नहीं रहे हो, ये लो सैलरी जाओ, तो भी उसको जो प्रीमेच्योर पैसा मिल गया ना, उसको एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा और वो सप्लाई में नहीं आएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। treated as amount paid in relation to service provided by the employee to the employer in the course of employment, मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट का पैसा कहा जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं की जाएगी और सप्लाई से बाहर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स हवा में नहीं दी हैं, इसके ऊपर केस सिनेरियोस हैं, किस सिनेरियो बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, भाई ये पढ़ लेना। दूसरा एग्जांपल, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर, मेरा घर बन रहा है, मैंने मिट्टी खोदने के लिए 4 आदमी को उठा लाया। टू एम्प्लॉयर who gives wages on daily basis to the worker, ठीक, are service provided by the worker in the course of employment। तो कैजुअल वर्कर भी जो आते हैं उनको भी माना जाएगा कि भैया कैजुअल वर्कर को भी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही दे रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर 500 रेगुलर एम्प्लॉय हैं, 500 रेगुलर एम्प्लॉय हैं, अचानक से रश आवर्स आ गए तो उसने 100 एडिशनल एम्प्लॉय बुलवा लिए, बाहर से बुलवाए, तो वो 100 भी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माने जाएंगे, कोई जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। Casual worker employed in a construction constructed for execution of a building contract for him are service in the course of employment. Similarly, casual worker employed by security service agency for provision of security service to a client are also service in the course of employment। कुछ नहीं भैया, ये सिक्योरिटी सर्विस वाले भी आप कभी बुलाए ना, भैया मेरे घर में चोरी मुझे लग रहा है होना चाहे, मैं 1 हफ्ते के लिए शहर के बाहर जा रहा हूँ, आप सर्विस वाले को भेज देना मेरे घर 1 हफ्ते के लिए, तो वो भी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, वो 1 हफ्ता भी, क्योंकि वो सर्विस वाली कंपनी सिक्योरिटी गार्ड को जो पैसा दे रही है वो एज पर एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। आपने जो सिक्योरिटी सर्विस ली वो सप्लाई में जाएगा, बात को समझो। तो सिक्योरिटी पर्सोनल को जो दी गई ना, सिक्योरिटी सर्विस टू अ क्लाइंट आल्सो सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय सिक्योरिटी सर्विस, अगर कैजुअल, यार रुक जाओ, कैजुअल वर्कर गड़बड़ा जा रहा है, एक ही पे रुको, अभी एक ही पे समझो। देखो, कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टू हिम फॉर सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, 40 उसके रेगुलर एम्प्लॉय थे, 10 वर्कर को बाहर से बुला दिया, तो वो 10 को भी एज अ एम्प्लॉय ही माना जाएगा, ठीक। उनको कैजुअल को अलग से जो अब दिहाड़ी मजदूरी दी हो उस पर जीएसटी या सप्लाई की बात नहीं की जाएगी। उसी तरीके से सिमिलरली उसी तरीके से कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी, सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी जब एम्प्लॉय किसी को कैजुअली दे देती है तो वहां पे उनके लिए भी ये माना जाएगा कि वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे जो पिछले साल के बच्चों को क्वेरी थी वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट पढ़ोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आती है, वो हम क्वेरी यहाँ रिजॉल्व पहले ही कर दे रहे हैं। देखो, मिस्टर जतिन है, इसका बहुत बड़ा मेंशन है। देखो, हम आगे जो आपको चैप्टर नंबर 3 में क्वेरी आने वाली है वो हम अभी बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत से बच्चों को इस टाइप की एक क्वेरी आई थी, ठीक है। इसका ये बहुत बड़ा घर है, ठीक। अब मिस्टर जतिन जा रहा है दिल्ली, दिल्ली क्यों यार जा रहा है, दुबई, ठीक सर, दुबई जा रहा है, किसके लिए, 15 डेज के लिए। तो सर इसको डर है कि यहाँ पे थेफ्ट का केस आ गया, थेफ्ट का थ्रेट आ गया, ठीक। अब यहाँ पे एक कंपनी है जैगुआर सिक्योरिटीज, ठीक। इस जैगुआर सिक्योरिटीज के पास 100 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक। अब ये जैगुआर सिक्योरिटीज देखो, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज है, इसको क्या देती है, सिक्योरिटी सर्विस देती है। दूसरी इंडस्ट्रीज है एबीएस कंपनी, इसको सिक्योरिटी सर्विस देती है, और आमिर एंड ट्रेडर्स को देती है, पीसीजे ज्वेलर्स को देती है, सिक्योरिटी सर्विस देती है। ये कैसे सिक्योरिटी सर्विस देती है, 25 एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, 25 एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, 25 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे, 25 सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है, इन सभी को ये सर्विस देती है, ठीक है। अब इसके पास सिक्योरिटी वाले तो है ही नहीं, 100 के 100 खत्म। आप बोले भैया जतिन भैया आए, आप बोले ओए जतिन जी आए यहाँ पे, ओ भैया हाँ आप सिक्योरिटी वाले हो और मेरे को भी ना 5 सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए अपने घर के लिए 15 दिनों के लिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये गए यहाँ से कैजुअल वर्कर को उठाया, देखो बात समझो, 5 कैजुअल वर्कर उठाए और आपके घर के बाहर लगा दिए, 5 कैजुअल वर्कर उठाए, बात को समझना, अब अपने घर के बाहर उठा लिए। तो ये जो इन्होंने 5 कैजुअल वर्कर उठाए हैं ना,
ये जब कैजुअल वर्कर को यहाँ पे पेमेंट करेगा, मान लीजिए पेमेंट कर रहा है 500 रुपए का, तो ये जो है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। अब दूसरी कहानी सुनिए, अब दूसरी कहानी सुनिए, अब दूसरी कहानी अरे क्या हो रहा है ये, अब दूसरी कहानी सुनिए। अब ठीक है, ये वाले लोग 500 रुपए का जब पेमेंट मिला, ये वाले लोग पिक्चर से बाहर हो गए। हाँ सर, ये वाले लोग तो पिक्चर से बाहर हो गए। बट दूसरी कहानी ये कि जब अब ये सिक्योरिटी सर्विस वाला आपको भी तो एक इनवॉइस भेजेगा, यहाँ पे इनवॉइस भेजा, मान लीजिए कि इन 5 लोगों के लिए आपको खर्चा बैठा है 5,000 रुपए, 50,000 रुपए, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी सर्विस का 18% जीएसटी यहाँ पे चार्ज कर लेगा 9,000 रुपए, और आपको पेमेंट करेगा 59,000 रुपीज, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहीं पे हैक है, यही चीज समझनी है कि ये जो इन लोगों को पेमेंट कर रहा है ना, ये माना जाएगा एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब आप जो इसको पेमेंट देंगे, ये सिक्योरिटी सर्विस है, ये सिक्योरिटी सर्विस आपने ली है कि सिक्योरिटी एजेंसी से, तो यहाँ पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको ये कंफ्यूजन आ सकती थी, जिसको हमने यहीं पे क्लैरिफाई कर दिया कि ये यहाँ पे जो बात कर रही है कि इस वाले ट्रांजैक्शन की बात कर रही है, और चैप्टर नंबर 3 में ये वाला ट्रांजैक्शन आएगा T2। ठीक, ठीक है सर, समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं सर। सर्विस प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू अ पर्सन टू अनदर, दैट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, आर नॉट सर्विस प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छी बात कह दी हम कि इसको एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस की सर्विसेज है। जैसे एज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है, इसने हमको कोई इसने मेरी कोई सर्विस ली, मेरी इसने ऑडिटिंग की सर्विस ली, तो भैया ये भी प्रिंसिपल है, हम भी प्रिंसिपल है, हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो सर वो मेरा एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, वो तो सर सर्विस है ना। समझ में आ रहा है? आप गए AAAP, आप में सबसे नालायक बच्चा कौन है? सबसे नालायक बच्चा कौन है? रुको देखे, वो बच्चा जिसने आज कमेंट किया होगा, वही सबसे नालायक बच्चा होगा। सर अब हम लोग कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आप नालायक कह दोगे। प्रियंका, देखो अब मान लो यहाँ पे ये प्रियंका है, ठीक है। अब प्रियंका जी ने क्या किया, प्रियंका जी ने टिम्बर लिया और यहाँ पे चली आई और बोली कारपेंटर के पास कि ये लो सारे टिम्बर्स, ये लो सारे टिम्बर और हमको फर्नीचर बना के दे दो। तो चूंकि प्रियंका जी भी प्रिंसिपल हैं और कारपेंटर भी प्रिंसिपल है, तो एज पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप टेलर के पास गए, कपड़े दिए और कहे कि भैया स्टिच करके दे देना, तो दोनों लोग प्रिंसिपल हो, तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का रिश्ता है ना, तो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है, वहां पे सप्लाई लग जाएगा कि वो सप्लाई है। ठीक है, ठीक है सर जी। तो देखो, सर्विस प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट है कि 15,000 रुपया लो, मेरा काम करके दो, फिर भी पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस अगर है, तो वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं होती है। मतलब उस सर्विस को क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, सप्लाई कहा जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, यहां तक की बात हमको क्लियर है। अब देखो, एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर जस्ट ज्वाइनिंग अ कंपीटिंग बिजनेस, फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कंपीटिंग बिजनेस, is paid for providing the service of forbearance to act and cannot be considered for providing service in the course of furtherance of business या in the course of employment। मतलब क्या लिखा है? अब आप पता है, आप बड़े अच्छे आदमी हो, आप ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आप जीएसटी में बहुत अच्छा काम करते हो, जीएसटी में बहुत अच्छा काम करते हो। आप जिस जुरिडिक्शन में हो, आगरा, आप आगरा में जीएसटी का बहुत अच्छा काम करते हो, और आपने ना आगरा के अंदर जीएसटी का जो बहुत अच्छा काम करते हो, एग्जाम्पल के लिए सुनते जाओ, जान दो ऐसी फर्टिनिटी का एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप लोग भूल जाओगे। मान लो मिस्टर AKJ, कोई एक आदमी है AKJ, ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, किसके लिए? शुगर मिल के अंदर, शुगर मिल्स में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको शुगर मिल, क्लोथ्स इंडस्ट्री, क्लोथ्स इंडस्ट्री के अंदर इनको बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये 5 साल से 5 ईयर से यहाँ पे टोयोटा कंपनी है, यहाँ पे रियल एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। टोयोटा कंपनी है और इसका ये कोई एक इंजीनियर है, तो बहुत नॉलेजेबल इंजीनियर है, ठीक है। और ये कह रहा है मैं जा रहा हूं इस दुनिया को, नहीं इस कंपनी को छोड़ के लीव कर रहा है कंपनी को। तो टोयोटा को डर है यार कि ये कहीं महिंद्रा के पास अगर चला गया, तो महिंद्रा के पास अगर ये आदमी चला गया, तो जो एसयूवी टोयोटा 2 साल बाद लाने वाली है, जिसपे काम करेगी, वो महिंद्रा को उसके लीग पुल मिल जाएंगे, और ये महिंद्रा पहले से ये गाड़ी लॉन्च कर देगी।
तो टोयोटा को यहाँ पे डर हो गया। अब टोयोटा कहती है कि तू मत जा, और ये रुकने को तैयार नहीं है। टोयोटा कहती है मत जा, ये कहता है मैं जाऊंगा। टोयोटा कहती है मत जा, ये कहता है मैं जाऊंगा। टोयोटा कहती है मत जा, ये कहता है मैं जाऊंगा। तो टोयोटा कहती है अच्छा सुन, तेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, 5 ईयर्स तक तेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट गया, अब तुम जाना चाहते हो, मैं तुमको रोक तो नहीं सकता, लेकिन सुन, तेरी सैलरी कितनी थी यहाँ पे, 1 लाख रुपए पर मंथ थी ना, हम तुमको 2 करोड़ रुपए एडिशनल दे रहे हैं तुम्हारे टर्मिनेशन पे। जब तुम जॉब छोड़ के जा रहे हो, हम तुम्हें 2 करोड़ रुपए एडिशनल दे रहे हैं। क्यों? कि तुम महिंद्रा ज्वाइन नहीं करोगे, तुम टाटा ज्वाइन नहीं करोगे, आप कोई भी ऑटोमोबाइल कार कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे, ऑटोमोबाइल्स की कोई भी कंपनी आप ज्वाइन नहीं करेंगे। तो कहता है ओके। अब ये जो 2 करोड़ रुपए मिले हैं, अब ये बात आती थी क्या ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिले हैं? तो दोस्त, जब ये टर्मिनेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये बंदा जॉब छोड़ के जा रहा है, तो 2 करोड़ रुपए एज पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये तो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, कि तुम दूसरे की कंपिटिटिव कंपनियां ज्वाइन मत करना। समझ पा रहे हो आप? हाँ सर, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि देखो, एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय फॉर नॉट ज्वाइनिंग कॉम्पिटिटिव बिजनेस इज पेड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस और फॉर्बिडेंस टू एक्ट एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्रोवाइडिंग सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में उसको सर्विस मिल रही है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। अब ये देखो, बहुत इजी है, दोनों टॉपिक बहुत इजी है। देखो, ड्यूटीज परफॉर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हो, या अटॉर्नी जनरल हो इंडिया हो, या इस कैपेसिटी में जो लोग भी काम करते हैं ना, उनकी सर्विस को सप्लाई नहीं कहा जाता है, मैंने समझाया है। और यहाँ पे देखो, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो सप्लाई नहीं है। कौन से एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, सिर्फ यही 3 एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है। इसको छोड़ के कोई भी एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं है। जिसको एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब होता है कि राइट टू रिकवर होता है। तो वो राइट टू रिकवर के लिए इंश्योरेंस क्लेम भी हो सकता है तुम्हारा, क्लेम ऑफ एरियर ऑफ रेंट भी हो सकता है, क्लेम ऑफ फ्यूचर रेंट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत से तरीके, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, देखो अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, बैंक गारंटी हो सकता है, एफडी रिसिप्ट हो सकती है, राइट टू बेनिफिट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो एक्शनेबल है, जिसके बिहाफ पे आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं, आप जिस जिस कागज के बिहाफ पे आप कुछ रिकवर कर सकते हैं। तो इन सब एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया और कहा गया कि ये सब सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई क्या है? लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, सिर्फ यही 3 एक्शनेबल क्लेम है जो सप्लाई के डेफिनेशन में आते हैं, बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आता है। इज इट क्लियर? अब अगर आपको इसमें कुछ लिखना हो तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो कि सर छोटी छोटी बातें जहां पे आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, बट यार ये इतना इजी था ना। शेड्यूल नंबर 3 अगर दिमाग से खोल के सुनोगे तो एक बार में ही खत्म हो गया होगा। सर तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कहा शेड्यूल 3 के अंदर हम कुछ ही बातें पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ना था। शेड्यूल 3 के अंदर हमने कहा कि हम नॉन सप्लाई लिस्टेड इन शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, जो कि 6 टॉपिक हम देख लिए। अब कुछ नॉन सप्लाई नोटिफिकेशन से आई वो 2 टॉपिक समझ लो, बहुत ज्यादा इजी हैं वो 2 टॉपिक भी। और आप देख के कहोगे सर क्या यही है सर, इसको कौन पढ़ाता है सर, इतनी छोटी छोटी बात आप बता रहे हो। देखो इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहे हैं क्या। नॉन सप्लाई नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से भी कुछ चीजों को बोला गया कि भैया ये सप्लाई की मीनिंग से बाहर की गई है। कौन सी चीजें? एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत या म्युनिसिपैलिटी फंक्शंस, ये 243W और 243G, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब एमसीक्यू आता है ना तो ये सेक्शन लिख के आता है। अंडर आर्टिकल 243W या अंडर आर्टिकल 243G के अंदर जो म्युनिसिपैलिटी सर्विसेज दे रहा है उसके उसके ऊपर क्या जीएसटी एप्लीकेबल है? तो नहीं है, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। तो सर्विस बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड ऑफ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G of constitution of municipality under article 243W of the constitution stated neither a supply of good nor a supply of service, मतलब उसको सप्लाई से बाहर किया गया है। इस आर्टिकल में कौन कौन सी सर्विस लिखी ये कभी नहीं पूछता, और पूछेगा भी क्यों? बस इतना जानो 243W और 243G वाली जो भी सर्विसेज है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, इवन वो सप्लाई ही नहीं है। ठीक है सर जी। और ये वाली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट सर, आपको पता है ना कि गवर्नमेंट किसी भी काम के लिए लाइसेंसेस देती है। हाँ सर, अभी पंजाब में जब कुछ टाइम पहले इलेक्शन हो रहे थे तो हम पढ़ रहे थे
इस बालू खनन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लाइसेंस फॉर सैंड एक्सट्रैक्शन, पहाड़ तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, गवर्नमेंट ना मिनरल्स जमीन से निकालने का, पेट्रोलियम निकालने का भी लाइसेंस देती है कि आप निकाल सकते हो, माइनिंग का लाइसेंस मिलता है सर, पीएफजी हमने देखा हुआ है सर। इसी तरीके से ना बहुत से तरीके के 2G 3G स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस सर हमने पढ़े हैं। मतलब सर गवर्नमेंट बहुत से लाइसेंसेस देती है ना सर। हाँ सर गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, जिसको बेसिक भाषा में हम लोगों ने पढ़ा है ठेका, गवर्नमेंट का ठेका मिल रहा है, ये भी समझ लो एक तरीके से। सर इसी में से एक लाइसेंस इंक्लूड होता है लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये वाला जो लाइसेंस है ना, इस लाइसेंस को सप्लाई नहीं बोला गया है, जीएसटी से बाहर रख दिया गया, इस पे जीएसटी नहीं है। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ दारू जो लोग पिएंगे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाले लाइसेंस को बाहर किया गया है। बाकी कोई भी लाइसेंस अगर कोई भी देता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और अल्कोहलिक लिकर वाला तो आपको पता ही है स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसके ऊपर बस जीएसटी की बात नहीं करेंगे, सप्लाई की बात नहीं करेंगे, बाकी दुनिया के हर लाइसेंस के ऊपर जीएसटी के बारे में बात होगी बॉस। देखो आओ बच्चों तुम्हें पढ़ाएं, ग्रांट फॉर बाय वे ऑफ सर्विस by way of granting of alcoholic liquor license by the state government are treated neither as supply of goods nor as supply of service। ये छोटी सी बात है ना कि बेवड़ों को सुविधा दी गई है, ऐसे याद रखो, बेवड़ों को सुविधा दी गई है कि भैया दारू के लाइसेंस के, पहली बात तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं है, याद रखो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं है, और लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को भी सप्लाई और जीएसटी की वजह से बाहर कर दिया गया है। ठीक है सर जी। साथ ही साथ इट मे बी नोटेड दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटीज इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ प्रिविलेज लाइसेंसिंग माइनिंग राइट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज स्पेक्ट्रम 2G 3G 4G वाली अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ फी रॉयल्टी एक्सेट्रा आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। इसके अलावा बाकी कोई भी चीजें अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगती है बॉस, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो सर ये क्या तो छोटी छोटी बात थी, 243W और 243G वाली सप्लाई नहीं है जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी करती है, और ये शराब का लाइसेंस नहीं है। हाँ बस यही दो छोटी छोटी बात याद रखनी थी, ये सप्लाई से बाहर है। मतलब आपने ये 6 बातें पढ़ ली, आपने ये 6 टॉपिक पढ़ लिए, कौन से वाले, जो कि शेड्यूल 3 के थे, और 2 नोटिफिकेशन वाली बात पढ़ ली, 6 2 8 टॉपिक, बस 2। अब एक्स्ट्रा इजी 2 बातें समझो जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है। क्लैरिफिकेशन दिया गया इसका क्या मतलब, आपको पहले से ही कहीं ना कहीं था, अब और क्लैरिफाई करके बता दिया गया, अब सर और क्लैरिफाई करके बता दिया गया। अब इसके लिए अगर मेरी पुरानी क्लास नहीं पढ़े हो तो इसके पीछे का लॉजिक नहीं दे पाएंगे हम आपको, पुरानी क्लासेस की हो तो लॉजिक समझ में आएगा। सर लॉजिक प्लीज बता देना, तो पुरानी क्लासेस जाके प्लीज पढ़ लेना। देखो हमने एक चीज पढ़ी है कि सर देखो, जैसे कि अगर ये मेरा एक यूपी ब्रांच है और यूपी के अलावा ये एमपी में भी एक ए लिमिटेड ही है, हमने क्या पढ़ा कि अगर हम अपनी ही डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट को विदाउट कंसिडरेशन भी गुड्स भेजते हैं, हमने यहाँ पे भेजा एक ट्रक के ऊपर माल लाद के भेजा, हम विदाउट कंसिडरेशन ही अगर गुड्स को भेजते हैं, विदाउट कंसिडरेशन ही गुड्स को भेजते हैं, तो सर वो जो गुड्स होता है ना, जो ऐसे जाता है, सर ये सप्लाई की मीनिंग में आ जाता है, याद है सप्लाई की मीनिंग में आ जाता है, विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 में पढ़ा था। हाँ सर ये तो याद आ गया। सर यहाँ पे एक और बात कि सर ये ट्रक भी तो बिना कंसिडरेशन के यहां से यहां गया, तो क्या इसको भी सप्लाई बोल दें? अरे सर एक ट्रक भी तो माल लेके एक जगह से दूसरी जगह गया, समझो ये इसका यूपी वाले ने अपने ही गाड़ी के अंदर माल भर के, अपने ट्रक में माल भर के अपने दूसरी ब्रांच में एमपी वाले में भेज दिया, तो गुड्स तो गया, तो सर उसको सप्लाई में ले लिया विदाउट कंसिडरेशन, तो ट्रक भी तो गया, सर क्या करें? उसको क्लैरिफाई किया गया कि भैया ट्रक को नहीं मानेंगे। देखो अब अभी बहुत अच्छा है इसके आगे एग्जाम्पल। CBIC has clarified that following activities transactions are non-supply, सप्लाई नहीं है। इंटर-स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, जो मोड ऑफ कन्वेंस है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है, तो सर उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। आप सोचो ना, मान लो कोई ट्रांसपोर्ट है, गति ट्रांसपोर्ट ने अपनी ही ट्रक को मथुरा से आगरा भेजा, तब तो इंटर स्टेट है नहीं सर, इंट्रा स्टेट है, तो वहां तो ये क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन सर मथुरा से उसने बैंगलोर भेज दिया, मथुरा से उसने पटना भेज दिया, मथुरा से उसने दिल्ली भेज दिया, हरियाणा भेज दिया, जयपुर भेज दिया, राजस्थान भेज दिया, मतलब तब तो सर इंटर स्टेट हो गई, और गति का ही मोड ऑफ कन्वेंस है। क्या सर वो ट्रक का एक एक ट्रक एक दूसरे को सप्लाई दिखाते फिरेंगे? तो बोला गया भैया मोड ऑफ कन्वेंस को नहीं बोला जाएगा,
इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इंक्लूडिंग, जो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में है, इंक्लूडिंग ट्रेन, बसेस, ट्रक, टैंकर, एयरक्राफ्ट, वेसल, कंटेनर, एयर, ये सब जो चीजें, सॉरी ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, ये जो डिफरेंट मोड्स है ना, ये वाली चीजें, ये सब जो है, इन सबों को भैया अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के आसपास, जैसे एक डिस्टिंक्ट से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के पास जा रही है, तो उसको कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि सप्लाई हो गई, ट्रक सप्लाई हो गया, वेसल सप्लाई हो गया। समझ गए? हाँ सर समझ गए। देखो, कैरिंग गुड्स ऑन पैसेंजर और बोथ, जो भी मोड ऑफ कन्वेंस है, चाहे उस वो गुड्स के लिए हो या पैसेंजर के लिए हो, फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस, और ऐसा भी तो हो सकता है कि सर वो रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस के लिए गए हो, मतलब अगर मान लो ट्रक गया, तो ट्रक की जगह ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई टूर एंड ट्रेवल्स वाला उसकी बस जाए पैसेंजर के लिए, वो टूर एंड ट्रेवल वाला गोवा में भी रजिस्टर्ड है और वो टूर एंड ट्रेवल वाला जयपुर में भी है, गोवा टू जयपुर कोई बस आई हो और दोनों जगह उसके ऑफिस हो, डिस्टिंक्ट पर्सन के पास हो, तो चाहे बस ट्रक के लिए चीजें नहीं लगती हैं। मोड ऑफ कन्वेंस के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो, वहां पे इसको सप्लाई नहीं माना जाता। साथ ही साथ एक लाइक फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अपनी ही गाड़ी को रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए भेज दिया, समझो ना यार, अपनी गाड़ी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए भेज दिया, तो उसको भी नहीं बोलेंगे। मतलब मानो कि हैरियर जो है वो दिल्ली शोरूम में पड़ी थी, नहीं रिपेयर हो पा रही है, तो उन्होंने उसको गुड़गांव भेज दिया कि भैया वहां पे रिपेयर हो जाए, तो दिल्ली से हरियाणा भेजा, तो अपनी ही गाड़ी हैरियर को उन्होंने रिपेयर करने के लिए भेजा, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि गाड़ी यहां से वहां सप्लाई हो गई है। रिपेयर पे आगे भी एक चीज पढ़ाएंगे अभी, ठीक है? ठीक है सर, आगे आओ पढ़ो, इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना बेटा। shall be treated neither supply of good nor supply of service, therefore cannot be levied IGST except in case where such movement is for further supply at the same conveyance। आगे बताएंगे भी क्या होता है। However, applicable CGST, SGST, IGST as the case may be shall be liable to repair and maintenance charges done for such conveyance। इसके ऊपर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है। देखो देखो वहां जो नीचे जो दो लाइन लिखी है उसको भी हम यहाँ पे समझा रहे हैं, रेड इंक से देखना। अब देखो सर यहाँ पे एक महिंद्रा है, क्या सर महिंद्रा तो सबको पता है, तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही पता होता है नालायकों। देखो महिंद्रा का है, ठीक है। अब इनके दिल्ली शोरूम में एक स्कॉर्पियो रखी थी, स्कॉर्पियो, ठीक। अब स्कॉर्पियो दिल्ली शोरूम में रखी है, लेकिन अचानक से हरियाणा में बहुत डिलीवरी आ रही है और हरियाणा में से बहुत डिमांड आ रही है, लेकिन दिल्ली वाले शोरूम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि दिल्ली में इसकी उतनी ज्यादा डिमांड हो, हरियाणा में बहुत डिमांड है। तो महिंद्रा ने अपने हरियाणा शोरूम में दिल्ली शोरूम से कुछ गाड़ियां मूव करवा दी, मूवमेंट करवाई। अब आप कहोगे सर महिंद्रा की स्कॉर्पियो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए गई है, मोड ऑफ कन्वेंस में आगे इसको सप्लाई नहीं कहेंगे, नहीं, ये मूवमेंट हुआ है फॉर फर्दर सप्लाई, फॉर फर्दर सप्लाई। केवल यही दो एक्सेप्शनल केस हैं, इसके बाद कोई केस नहीं बनेगा। पूरी तुम दिमाग अपना लगा लेना, कुछ नहीं समझ में आया व्हाट्सएप मार देना हमें, इसके अलावा कोई और केस नहीं लगेगा, सब कुछ निचोड़ के बता रहे हैं। अगर छोड़ छोड़ के पढ़ाएंगे चीजें इजी लगने लगेंगी, बट हम सब कुछ सही से पढ़ा रहे हैं आपको भी, ठीक है। तो दिल्ली की जो कार है समझो वो चली गई कहाँ, हरियाणा, और हरियाणा से बिक जाएगी। फॉर फर्दर सप्लाई किया है ना सर, देखो यहाँ पे लाइन मैंने क्या लिखवाई है, फॉर फर्दर सप्लाई, फॉर फर्दर सप्लाई सेम कन्वेंस की होने वाली है, इसलिए सर इस चीज को सप्लाई बोला जाएगा। जब अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को गई ना, भले इंटर स्टेट गई, मोड ऑफ कन्वेंस गया, तो सर चूंकि वो आगे जाके स्कॉर्पियो बिक रही है, आगे जाके स्कॉर्पियो से वापस नहीं आ जाएगी कुछ दिन बाद मेरे पास, तो इसलिए सर बिक रही है ना, तो उसको सप्लाई कहा जाएगा। दूसरा केस सर क्या हो सकता है, बाइक को समझो, रिपेयर कॉस्ट के लिए जो हम लोग बात किए थे। सर देखिए ये बाइक सेल हुई थी शोरूम में यूपी में, ये बाइक यूपी शोरूम से सर बिकी है, ठीक है सर जी। अब ये इसमें कुछ ना प्रॉब्लम आ गई, इस बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई और यूपी में ये बन नहीं सकती है, तो ये बाइक कहाँ चली गई, दिल्ली के वर्कशॉप में गई। बाइक यूपी से लाद के दिल्ली वर्कशॉप भेज दी गई। अब दिल्ली के वर्कशॉप ने देखा, जो 5 लाख रुपए की बाइक खरीदे थे, 5 लाख रुपए की बाइक खरीदे थे हमारे विधायक साहब के जिनके चाचा विधायक थे, वही आदमी ने 5 लाख की बाइक खरीदी थी। 5 लाख की बाइक बहुत महंगी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको उसने दिल्ली वर्कशॉप भेजा। अब दिल्ली में बंदे ने देखा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, दिल्ली वाला देखा हाँ ठीक है, बना दिया, और उसके बाद उसने बाइक आफ्टर रिपेयर वर्क उसने कहाँ भेज दी, वापस यूपी में भेज दी। तो सर देखिए सीधी सी बात है, ये वाली जो बाइक थी ये गई कहाँ, दिल्ली। क्या वापस फिर से बिकने के लिए गई है, सोल्ड हो जाएगी क्या यहाँ से आके, जी नहीं। ये बाइक देखो गई ऐसे और घूम के वापस भी आ गई, ये वाली बाइक घूम के वापस आ गई है। तो सर ये सप्लाई, ये बाइक को सप्लाई नहीं कहा जाएगा, इस बाइक को सप्लाई
नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे देखो महिंद्रा की कार जब गई थी तो कार यहाँ से बिक गई थी इसलिए सप्लाई कहा गया था। ये यहाँ पे गई वापस घूम के रिपेयर होके आ गई इसलिए सप्लाई नहीं। लेकिन सर रिपेयर कॉस्ट का क्या मतलब सर देखिए जो बाइक की कॉस्ट थी वो तो 5 लाख थी, लेकिन रिपेयर जब किए तो 28,000 रुपए रिपेयरिंग चार्ज लग गया। तो जो रिपेयरिंग चार्ज हो गया ना, इस रिपेयर चार्ज जो 28,000 रुपए इस पे जीएसटी लगेगी। रिपेयर चार्ज जो 28,000 रुपए इस पे 18% जीएसटी अगर आप निकालें 5040 रुपए का जीएसटी इसके रिपेयर कॉस्ट पे आएगा, बाइक के कॉस्ट पे नहीं आएगा। रिपेयर कॉस्ट पे आएगा, बाइक के कॉस्ट पे नहीं आएगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? क्लियर हो गया है। अब एक छोटी सी बात और समझा लो, एक छोटी सी बात और समझ लो। यहाँ पे इंटर डायरेक्ट पढ़ लो, बुक से ही डायरेक्ट पढ़ो। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स। मतलब क्या हुआ, देखो ये जो क्रेन होती है ना, इस क्रेन के ऊपर हुक लगा है, रस्सी लगी है, हो सके कुछ स्पेयर पार्ट्स लगे हैं क्रेन के ऊपर। वो क्रेन गई, गड्ढा खोदी, वापस आई, फिर गई कहीं और, गड्ढा खोदी, वापस गई। यहाँ पे इसने आगरा में खोदा, फिर दिल्ली में खोदा, फिर आके हरियाणा में खोदा, पता नहीं कहाँ कहाँ खोदा, आके ये क्रेन तो जा रही है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ कन्वेंस तो हो गया, कन्वेंस तो जा रही है, कन्वेंस को तो सप्लाई से हटा दिया गया। लेकिन इस कन्वेंस के ऊपर सर हुक लगा हुआ है, रस्सी लगी हुई है, कुछ टूल्स लगे हुए हैं। तो सर वो टूल्स को सप्लाई बोला जा सकता है क्या? तो यहाँ पे फिर से क्लैरिफिकेशन है कि भाई उस टूल्स को भी सप्लाई नहीं बोला जाएगा। देखो above circular shall mutatis mutandis apply on interstate movement of rigs, tools and spares and all goods on wheels like cranes except in case where movement of such goods is for further supply of same goods। मतलब भाई क्रेन के ऊपर लगी हुई हुक अगर वहां जाके दोबारा बिक रही है तो बात अलग है, लेकिन क्रेन पे अगर कोई हुक लगी है, उसमें रस्सियां लटक रही हैं, कुछ और इक्विपमेंट्स लगे हैं, टूल्स लगे हैं, स्पेयर पार्ट रखे हैं, और उसी क्रेन के साथ आगरा से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो चूंकि कन्वेंस जो है यहाँ पे आपकी कन्वेंस होती है, कन्वेंस को तो हमने बोल दिया कि सर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस को सप्लाई नहीं बोलेंगे। तो साथ साथ अगर उस कन्वेंस के ऊपर कुछ रिक्स लगे हैं, टूल्स लगे हैं, स्पेयर्स लगे हैं, उसको भी हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। अब स्टूडेंट नोट के अंदर आप इस बात को बहुत अच्छे से लिखो कि सर यहाँ पे लिखोगे आप कि सर ये 6 बातें, आप सीधे लिखो ना यार। चलो लिखो, क्या लिखोगे सर कि एम्प्लॉय के साथ साथ जो एमपी एमएलए वगैरह होते हैं, हाई कोर्ट वगैरह होते हैं, वो सब नहीं होते हैं। लोगों का मरना फ्री ही है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, डिसीज्ड बॉडी को ले जाने पे भी जीएसटी नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। साथ साथ यहाँ पे लिख देना लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन वो वाला केस नहीं जहां 5B लगता था, जहां फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले पहले कोई रह लेता था। एक्शनेबल क्लेम को भी लिख देना, लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। साथ साथ उसके बाद लिखना ये फोटो देखते ही चीजें याद आ जाएंगी, टेंशन ही नहीं है सर। स्टूडेंट नोट में अगर कुछ लिखना बच रहा है तो आप लिख लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अभी आप लिख लो, स्टूडेंट नोट्स के अंदर जो भी लिखना आपका बच रहा है लिखो। कुछ तो ये फोटो देखते ही चीजें आपको याद आ जाएंगी, कोई टेंशन ही नहीं है सर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बॉस, आओ। सर हाँ सर, हमने क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ सप्लाई सर पढ़ा है। हाँ सर हमने पढ़ा है। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पढ़ा है। हाँ सर हमने पढ़ा है। सर एक्टिविटी ट्रीटेड इवन विदाउट कंसंट्रेशन, हमने इस पार्ट को भी पढ़ लिया है। एक्टिविटी क्लासिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सर शेड्यूल नंबर 2 सर इसको भी पढ़ लिया। एक्टिविटी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल नंबर 3 ये भी हमने पढ़ लिया। सर हमने ये सब कुछ तो पढ़ लिया सर। अब बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और अभी तक की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, अपने दोस्तों को रिकमेंडेशन सब कुछ करना। इनकम टैक्स में हमारा इसी तरीके से चलता है, लेकिन वो आईसीआई मॉड्यूल से हम पढ़ाते हैं आपको। जिसको इनकम टैक्स साथ में ज्वाइन करना हो, इनकम टैक्स भी ज्वाइन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।